Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the part 2 of unit 4 of your class 11 NCERT Legal Studies book. The units or chapters name is, इस unit के अंदर सिर्फ एक ही chapter है. So the chapters name is Judiciary, Constitutional, Civil and Criminal Courts and Processes. Okay? तो इस chapter के अंदर more or less Supreme Court, High Court और उसके अलावा Civil और Criminal Court के अंदर जो भी process चलते हैं उनके बारे में बात हुई है. We have already covered the part 1. Okay? This is the part 2 of this particular video. Part 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एक्सेस दैट पर्टिकुलर वीडियो बाय गोइंग टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल, या फिर जो लेटेस्ट वीडियो चैनल के ऊपर डले हुए हैं उनके अंदर वही है. ओके, दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर ट्रेडिशंस व्हिच वी फॉलो इन आवर वीडियोस. सो दीज आर द कंटेंट्स वी कवर्ड इन पार्ट 1 of this particular chapter. This is a very long chapter indeed, you must be knowing regarding this. So we covered these all topics. If you want to screenshot you can do that, otherwise you can go to my telegram channel. वहाँ पे आपको ये सारे के सारे नोट्स जो मैंने पार्ट 1 के अंदर यूज किए थे वो मिल जाएंगे. ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो देखो कंटेंट्स इतने सारे हैं, इनको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है. काफी इजी से टॉपिक्स है, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. फिर उसके बाद में रोल ऑफ हाई कोर्ट्स हम डिस्कस करेंगे. देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर क्या रहता है. उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के बारे में हम बात करेंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है 233 एंड 234, उनके बारे में बात करनी है. उसके बाद में नेचर एंड पर्पज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल रॉन्ग्स, कुछ लीगल टर्म्स जैसे प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. मीनिंग एंड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है दैट वी विल डिस्कस. फिर उसके बाद में दो डॉक्ट्रीन्स है सीपीसी के, रेस्ट सब्जुडिस्ट और उसके बाद में रेस्ट जुडिकाटा, इनके बारे में हम बात करेंगे. देन क्रिमिनल कोर्ट्स एंड लीगल फाउंडेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, उनकी पावर. जो हाईएस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही होती है. तो क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो इसकी पावर्स हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद में उनके नीचे होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स होती है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इनके बारे में हम बात करेंगे. देन टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर सीआरपीसी, उसके अंदर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस आ गए, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल आ गए, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आ गए, एंड फाइनली एंटिसिपेटरी बेल इज देयर. ठीक है, लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर बट इट वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम. ठीक है, काफी इजी, आराम से मैं समझा दूंगा सारे के सारे टॉपिक्स. उसके बाद में एक पार्ट और आएगा, उसके अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फाइनल यूनिट दैट विल बी रिगार्डिंग फैमिली लॉज. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर और द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. तो ये हमने पिछले पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर एक सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल स्ट्रक्चर चलता है. ठीक है, जैसे अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की हम बात करें तो वी फॉलो अ फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. बट इफ वी टॉक अबाउट द जुडिशियल सेटअप इन आवर कंट्री, इट इज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम जिसके अंदर एट द टॉप वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन वी हैव वेरियस हाई कोर्ट्स, एंड देन एट द लोअर स्टेज और द लोअर स्टार्ट ऑफ द पिरामिड वी हैव द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसके अंदर सेशंस कोर्ट आ जाते हैं क्रिमिनल साइड पे, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है वो सिविल साइड के ऊपर आ जाता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे इमेज बनी हुई है, इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद में सम हाई कोर्ट्स इमेजेस आर देयर, दे आर टोटल 25 इन नंबर. ठीक है, देन दीज आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट्स दैट शेयर अ कॉमन कोर्ट सच एज. तो देखो ज्यादातर स्टेट्स के पास खुद का हाई कोर्ट है, बट इंडिया हैज 28 स्टेट्स एज वेल एज 8 यूनियन टेरिटरीज. तो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के पास कुछ खुद का हाई कोर्ट नहीं है. तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं और कुछ यूटीज ऐसे हैं जो हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे देखिए मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है, इनकी जो हाई कोर्ट है दैट इज द गुवाहाटी हाई कोर्ट. जो आसाम वाला हाई कोर्ट है ना, वो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन रखता है या वहां के केसेस भी देखता है. ठीक है, उसके बाद में पंजाब एंड हरियाणा, दी शेयर हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का हाई कोर्ट भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही है. उसके बाद में गोवा कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. उसके बाद में हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करते हैं ऑल कोर्ट्स विद इन द स्टेट एंड एक्ट एज द मेन अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस एट द स्टेट लेवल. तो स्टेट लेवल का जो सबसे बड़ा कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट. दे एक्सरसाइज सिविल, क्रिमिनल, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड द लॉ दैट अप्लाइज टू इट. ठीक है, तो इनके सिविल जुरिस्डिक्शन भी होता है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, सम ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इज देयर, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इज देयर जिसमें काफी एक्स्ट्रा पावर्स इनको मिली हुई होती है. और उसके अलावा
अलावा appellate jurisdiction, lot many jurisdictions are there that we are going to discuss in the upcoming slides. Okay, so this is about the structure and hierarchy of courts in India. Now moving forward with the next टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज रोल एंड हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा ट्रेस डाउन कर लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट आर अमंग द ओल्डेस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इवन सुप्रीम कोर्ट से पहले जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के अंदर सेटअप हुए थे, दीज आर द हाई कोर्ट्स ओनली. ओके, उसके बाद फर्स्ट हाई कोर्ट्स वर सेटअप इन 1862. सबसे पहले हाई कोर्ट कब सेट किए गए थे? 1862 के अंदर. और टोटल 4 हाई कोर्ट सेट किए गए थे, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और इसके साथ में इलाहाबाद भी था, अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861. इस लॉ का नाम याद कर लेना और ये चीज भी याद कर लेना आप, एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. शुरुआत के 4 हाईकोर्ट कौन से थे? 3 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, और उसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर द फर्स्ट 4 हाईकोर्ट्स इन आवर कंट्री. दे वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862. और कौन से लॉ के अंडर एस्टेब्लिश किए गए थे? दैट इज द हाईकोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861. ठीक है. ओवर टाइम मोर हाईकोर्ट वर क्रिएटेड टू सर्व डिफरेंट रीजन. जैसे जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स बने, वैसे वैसे हमें नए हाई कोर्ट्स की जरूरत भी पड़ने लग गई. ठीक है. तो टोटल आज की डेट में हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टुडेस हाई कोर्ट्स एंजॉय ब्रॉड पावर्स. दे हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन सर्टेन मैटर्स सच एज विल, मैरिज, डाइवोर्स, गार्जियनशिप एंड कंपनी लॉ मैटर्स. ठीक है. तो आज की डेट में हाई कोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स है. ठीक है. दे आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर कोई कोर्ट सबसे ज्यादा पावर हमारे देश में रखता है, दैट इज द हाई कोर्ट ओनली. और यहाँ पे देखिए, इनके जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये एक्सरसाइज करते हैं कुछ मैटर्स में. जैसे विल हो गया, विल इज बेसिकली वसीयत. अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो वो वसीयत लिख के जाते हैं. ठीक है. जैसे रतन टाटा ने एक वसीयत लिखी थी जिसके अंदर इतना पैसा इसको मिलेगा, इतना पैसा इसको मिलेगा, उनका जो घर है वो किसके पास जाएगा, दैट इज अ विल. उसके बाद में मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, गार्जियनशिप और कंपनी लॉ के कुछ मैटर्स के ऊपर हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दे आल्सो हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226. ठीक है. आर्टिकल 226 जो सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 है ना, दैट इज रिगार्डिंग द रिट पिटीशन, दैट इज द सेम विद द हाई कोर्ट्स इन आर्टिकल 226. बस फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स के अंदर आप फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए भी रिट पिटीशंस लगा सकते हो. उसके बाद में विच इंपावर्स देम टू इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स. ठीक है. तो आर्टिकल 226 के अंदर वी कैन फाइल अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज लीगल राइट्स लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. उसके बाद में हाई कोर्ट्स एक्ट एज कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एज वेल. ठीक है. जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, हाई कोर्ट की कोई बात नहीं मान रहा है या कोई आदेश नहीं मान रहा है, या फिर कोर्ट ने उन्हें बुलाया कहीं प्रेजेंट होने के लिए और कोई इंसान प्रेजेंट नहीं होता है, तो कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए, मतलब अपनी अवहेलना के लिए, अपनी बात ना मानने के लिए उनको पनिशमेंट दे सकती है. तो हाई कोर्ट इज ऑल्सो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 215. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द रोल एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो देखो, हाई कोर्ट के जस्ट नीचे जो कोर्ट्स फंक्शन करते हैं, इनको लोअर कोर्ट्स भी कहा जाता है और सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहा जाता है. तो यहां पे देखिए, बिलो द हाई कोर्ट्स ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ नेटवर्क ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट हैंडल मोस्ट सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है. अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसको 2 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के भी रूप में बांट दिया गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए. ठीक है. इस तरीके का सिनेरियो होता है. तो इनको सिविल और क्रिमिनल मैटर्स या फिर इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की पावर होती है. ठीक है. उसके बाद में ऑल्दो देयर मे बी रीजनल वेरिएशंस, द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. तो थोड़े बहुत हाई कोर्ट्स ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस किए हैं, बट मोर और लेस इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सा ही एक सबऑर्डिनेट कोर्ट स्ट्रक्चर चलता है. उसके बाद में सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स आर डेल्ट विद सेपरेटली. तो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को सेपरेटली डील किया जाता है. लोवेस्ट सिविल कोर्ट इज द मुंसिफ कोर्ट फॉलोड बाय सबऑर्डिनेट जजेस. ठीक है. कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस. तो जो लोवेस्ट सिविल कोर्ट है दैट इज अ मुंसिफ कोर्ट, और इसके ऊपर कौन होते हैं? काफी सारे कोर्ट्स होते हैं सबऑर्डिनेट जजेस के, जिसके बारे में हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. द डिस्ट्रिक्ट जज हियर्स द अपील फ्रॉम दीज कोर्ट्स एंड आल्सो हैज अनलिमिटेड ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन. तो सिविल साइड पे जो सबसे बड़ा जज होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है. और यही सेम इंसान अगर कोई क्रिमिनल केस सुन रहा होता है तो उसे सेशंस जज कहा जाता है. ठीक है. तो द बेसिक पोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज. ठीक है. व्हेन दिस पर्सन इज हियरिंग अ सिविल मैटर ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज, एंड व्हेन दिस पर्सन इज
listening to a criminal case, then he will be referred as a sessions judge. Okay, उसके बाद में देखिए criminal courts follow a similar pattern where the district and sessions judge is the highest authority in the district and the actual trials are conducted by judicial magistrates. तो जो judicial magistrates है वो इन जज के नीचे काम करते हैं, ठीक है. Appeal from these courts go to the high court. तो देखिए these are basically the court of first instance. जो subordinate judiciary है ना, they are the court of first instance. अगर कोई भी इंसान इनके दिए हुए जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर चाहता है कि हाई कोर्ट के अंदर अपील करे, देन ही कैन गो टू द हाई कोर्ट ऑन द अपीलेट जुरिसडिक्शन, ठीक है. दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज. तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो होता है, ही इज एट द पिनेकल ऑफ द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इज द सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है. तो ये इंसान जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो है, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है. क्रिमिनल मैटर्स जब ये सुनता है तब इन्हें सेशंस जज कहा जाता है, और जब ये सिविल मैटर्स सुन रहे होते हैं तो इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, ठीक है. एज अ डिस्ट्रिक्ट जज दे हैंडल सिविल डिस्प्यूट्स एंड हियर अपील्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में ये सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, और उसके अलावा जो इनके नीचे वाली कोर्ट्स हैं उनसे जो अपील्स आती है उनको भी ये हियर करते हैं, ठीक है. उसके बाद में एज अ सेशंस जज, जब क्रिमिनल केस आता है तो इनको सेशंस जज कहा जाता है. दे कंडक्ट ट्रायल फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. जो बड़े क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ना, वो केसेस जनरली इनके पास जाते हैं. बाकी इनके नीचे भी काफी सारे जजेस होते हैं, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दे आर ऑल्सो देयर. तो उनके पास केसेस आते हैं, ठीक है, जो छोटे लेवल के केस होते हैं. और जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर हो गया या फिर कोई ऐसा केस हो गया जिसके अंदर 10, 15, 20 साल की सजा है, वो इनके पास जाते हैं, ठीक है. तो ये कौन से केसेस होते हैं जहां पे सीवियर पनिशमेंट होती है, इंक्लूडिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, दो द डेथ सेंटेंस रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. तो ये एक मैंडेटरी चीज है कि ये हर सजा जो कानून के अंदर सजा लिखी हुई है वो सारी सजा किसी को दे सकते हैं. बट अगर इन्होंने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी, मतलब फांसी की सजा अगर इन्हें इन लोगों ने या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने किसी को दे दी, तो वो कंपल्सरीली रिव्यू होगा इन द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ओके, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इंश्योर्स दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क एफिशिएंटली एंड फॉलो एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर्स व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन विद इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. तो इसके अलावा इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को सुनने के अलावा, या फिर जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बड़े सिविल मैटर्स हैं, इनको सुनने के अलावा डिस्ट्रिक्ट जज का एक और काम होता है, दैट इज टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सेटअप, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज. जब ये सिविल केस सुन रहे होते हैं, he is known as a district judge, and when he is listening to serious criminal matters, he is known as a sessions judge. Okay, now moving forward with the next thing, appointment of subordinate judges. इनको अपॉइंट करने के आर्टिकल्स कौन से हैं और कौन कौन इन्हें अपॉइंट करता है वो हम देख लेते हैं. तो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द जुडिशरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल रैंक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड वर्क ऑफ देयर जुरिसडिक्शन. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जुडिशरी को बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि देखो सिविल अलग चलता है और क्रिमिनल अलग चलता है, ठीक है. तो एक डिमार्केशन तो है, और उसके बाद में अलग अलग लेवल्स भी होता है. डिस्ट्रिक्ट जजेस सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे भी काफी सारे जजेस होते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है, बट ही हैव टू कंसल्ट द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. ओके, अ पर्सन हु इज नॉट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट टू बी एलिजिबल एज पर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो, एक तो जो जुडिशियल सर्विस होती है, जैसे हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, जो आरजेएस वगैरह या जज वाली जो पोस्टें होती है ना, उनका कोई मेंबर है वो तो प्रमोशन से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं. अदरवाइज कोई इंसान को अगर एडवोकेट कोटे से या वकील कोटे से डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके अलावा इनका 35 years का एज का भी रहता है, ठीक है. जजेस बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉलोइंग रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 234 एंड द हाई कोर्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी कंसल्टेड, ठीक है. तो जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाले जजेस होते हैं उनको आर्टिकल 234 के अंडर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट जजेस. आर्टिकल 233 फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, और 234 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ other subordinate judges. आर्टिकल कौन सा? 234. okay, so this is about the appointment of the subordinate judges. Now moving forward with the next thing, that is regarding my other
things which I am doing on my channel, ठीक है. तो I have been creating videos for CLAT since a long period of time and I want you guys, those who are preparing for CLAT, ठीक है, जो भी CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, kindly go through my videos, ठीक है. Just have a look at them एक बार. अगर आपको अच्छे लगे ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है. वॉट एवर द थिंग इज, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट आई जस्ट वांट यू टू सपोर्ट माय क्लैट वाला जर्नी एज वेल. यू हैव सपोर्टेड मी अ लॉट इन लीगल स्टडीज, ठीक है. आई विल क्रिएट करंट अफेयर्स लेक्चर्स, ठीक है. हर महीने के जो डिटेल्ड वीडियोज है, 5-6 वीडियोज हर महीने के मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा. ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हो, इस बार वाले क्लैट के अंदर भी, जो अभी 7 दिसंबर को हुआ है, उसके अंदर भी काफी सारे सवाल मेरे इन कुछ वीडियो से ही आ गए थे, ठीक है. दैट मीन्स कि मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर करूंगा, आपको कोई और रीडिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हो. आई विल मेक दिस श्योर, ओके. उसके अलावा आई हैव बीन क्रिएटिंग वीडियोस फॉर लीगल रीजनिंग, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट प्लेलिस्ट इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट्स, देन क्राइम, देन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. दीज ऑल प्लेलिस्ट आर देयर. एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके. वैसे देखो, यू मस्ट बी नोइंग मी सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपको बार बार बोलेगा कि भाई सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ठीक है. इस तरीके की अपील्स मैं जनरली नहीं करता हूं. ईच एंड एवरीथिंग आई डू इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली. बट अगर मार्केट की हम वायबिलिटी देखें तो देखो, मार्केट सीज द नंबर्स, ठीक है. जो भी एग्जैक्ट नंबर्स है ना, उसके ऊपर मार्केट चलता है. एंड लीगल स्टडीज डज नॉट हैव एनी कमर्शियल वायबिलिटी एट ऑल, ओके. आई एम स्पीकिंग इट वेरी फ्रैंकली कि लीगल स्टडीज आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक की शुरुआत में मेरे को सीखना था, उसके बाद में मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लग गया, बच्चे मेरे वीडियोज को पसंद करने लग गए, तो आई एम डूइंग इट एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट इन द कमिंग ईयर्स एज वेल, ठीक है. मैं करता रहूंगा. बट द थिंग इज दैट कि आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ क्लैट एजुकेटर, और उसके लिए आपको मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है. तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गो थ्रू माई क्लैट वीडियोज एज वेल. और अगर आपको अच्छे लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ओके. आई विल बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर क्लैट एज वेल इन द मीन टाइम, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग. मार्केटिंग वगैरह तो हो चुकी है. नेचर एंड पर्पस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, तो अब हम सिविल साइड की बात करेंगे, ठीक है. हमने ऊपर से देख लिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो है वो पिनेकल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है. हाई कोर्ट जो है वो एट द पिनेकल ऑफ द स्टेट है. सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. उसके बाद में जो सिविल प्रोसीजर है वो चलता है सीपीसी से, ठीक है. सिविल प्रोसीजर कोड से चलता है. इसके बारे में हम बात करते हैं. तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम सीपीसी भी कहते हैं, ठीक है, लेज डाउन द रूल्स दैट सिविल कोर्ट्स मस्ट फॉलो. तो जो सिविल कोड का जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा किसके अंदर लिखा हुआ है? सीपीसी 1908 के अंदर लिखा हुआ है. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फाइलिंग सूट्स, प्रेजेंटिंग एविडेंस, इशूइंग ऑर्डर्स, फिक्सिंग कोर्ट फीस एंड डिटरमाइनिंग द जुरिस्डिक्शन. तो इसके अंदर देखो किस चीज का फ्रेमवर्क लिखा हुआ है. पहली बात तो केस कैसे फाइल होगा, ये चीज इसके अंदर लिखी हुई है. उसके बाद में एविडेंसेस कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, ऑर्डर्स कैसे पास किए जाएंगे, कोर्ट फीस. तो सिविल केसेस के अंदर देखो फ्री नहीं होता है. अगर आप कोई सिविल केस कर रहे हो तो यू हैव टू पे ए कोर्ट फीस, और वो कोर्ट फीस भी सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ही डिसाइड होती है. उसके बाद में जुरिस्डिक्शन भी ये डिटरमाइन करने के अंदर मदद करता है. इट अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, मनी, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली मैटर्स एंड अदर सिविल इश्यूज. तो सिविल रॉन्ग्स आर रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है, और इससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं होता. क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो एक रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, तो उसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसका एक अलग प्रोसीजर है. एक बार सिविल साइड कंप्लीट करते हैं, फिर क्रिमिनल साइड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहां पे देखो जो सिविल डिस्प्यूट्स है वो जनरली डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मनी, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, फैमिली मैटर्स, ये सारे के सारे सिविल इश्यूज होते हैं, ठीक है. इन सब के ऊपर सीपीसी अप्लाई होता है. द सीपीसी एम्स टू एंश्योर फेयरनेस एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द सिविल ट्रायल, ठीक है. तो सिविल ट्रायल जो है वो ऑर्डर के अंदर चले और फेयर रहे, इसको ये मेक श्योर करता है. इसके अंदर 158 सेक्शंस है. इसके अलावा इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर 51 ऑर्डर्स, और उन ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे रूल्स. तो ये देखो एक छोटा कानून नहीं है. आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 158 सेक्शंस है, ठीक है. ऐसा नहीं है भाई. इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर 51 ऑर्डर्स है, और हर ऑर्डर्स के अंदर अपने अपने रूल्स है. कई ऑर्डर्स तो ऐसे जिनके अंदर 50-50 रूल्स भी है, समझ गए. सो दिस इज द सिनेरियो. इट इज अ वेरी एलैबोरेटिव लॉ एंड अ वेरी डिफिकल्ट लॉ टू डिकोड एज वेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the sections can only be changed by parliament but high courts may amend rules in the first schedule. तो जो इसके sections है सीपीसी के वो तो सिर्फ पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, लेकिन जो ये फर्स्ट शेड्यूल के जो 51 ऑर्डर्स और इनके रूल्स है इनको किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ द सीपीसी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर एंड सिविल रॉन्ग्स. तो सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है? तो सिविल कोर्ट्स डील विद प्राइवेट डिस्प्यूट्स वेयर वन पार्टी क्लेम्स इंजरी, लॉस और वायलेशन ऑफ राइट्स बाय अनदर पार्टी. तो सिविल रॉन्ग के अंदर क्या होता है? एक पार्टी कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल करती है और क्लेम करती है कि उनको कोई इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, या फिर उनके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है किसी दूसरी पार्टी के द्वारा, जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है. दीज में रिलेट टू लैंड, मनी ट्रांजैक्शन,
ब्रीच ऑफ प्रोमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स, नेग्लिजेंस और सिमिलर मैटर। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, मनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, उसके अलावा कोई ब्रीच ऑफ प्रॉमिस या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, नेग्लिजेंस या इस तरीके के मैटर्स इसके अंदर आते हैं। सिविल केस बिगिंस व्हेन एन एग्रीव्ड पार्टी फाइल्स ए सूट आस्किंग द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ। तो सिविल कोर्ट स्टार्ट कैसे होता है? एग्रीव्ड पार्टी, जिस इंसान को नुकसान हुआ है वो एक प्राइवेट वकील को हायर करके कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को बोलेगा कि मुझे रिलीफ ग्रांट करो। द रिलीफ मे बी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, दैट इज कॉम्पनसेशन, ठीक है, पैसे भी दिलवाए जा सकते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी किसी ने मतलब इलीगली एक्वायर कर लिया है, इस तरीके का कोई सिनेरियो है, ठीक है, वो इनको वापस दे दी जाती है, या फिर इंजंक्शंस। इंजंक्शंस का मतलब होता है स्टे। कई बार हम सुनते हैं ना कोर्ट ने स्टे लगा दिया, दैट इज इंजंक्शन, ओके। उसके बाद में कोर्ट एग्जामिन्स द नेचर ऑफ द रॉन्ग, कंसीडर्स द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड देन डिसाइड्स द एप्रोप्रिएट रेमेडी। तो शुरुआत में कोर्ट क्या करती है? जो रॉन्ग हुआ है, जो भी सिविल रॉन्ग हुआ उसका नेचर देखेगी, एविडेंसेस वगैरह देखेगी और फाइनली जो भी जजमेंट होगा वो अपना पास कर देगी। उसके बाद में सिविल कोर्ट्स फॉलो द सीपीसी टू एंश्योर दैट एवरी केस इज हैंडल्ड इन अ फेयर एंड प्रेडिक्टेबल मैनर। मतलब सारा का सारा जो प्रोसीजर है ना, शुरुआत में क्या होगा? आपको किसी वकील के पास जाना पड़ेगा, वकील के थ्रू केस फाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एक लीगल नोटिस भी देना पड़ता है, डिफेंडेंट रिप्लाई करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती है। ये सारी सारा प्रोसीजर है वो सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर एंड द सिविल रॉन्ग्स। नाउ की लीगल टर्म्स यूज्ड इन सिविल केसेस। तो कौन कौन से लीगल टर्म्स है जो सिविल केसेस के अंदर यूज किए जाते हैं? तो सबसे पहले जो इंसान केस फाइल करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। द पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड इज नोन एज डिफेंडेंट, ठीक है। और उसके बाद में प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल करता है, ठीक है। जो प्लेंटिफ एप्लीकेशन देता है ना वहां पे, उसको हम प्लेंट कहते हैं। और उसके बाद में डिफेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है वो रिस्पॉन्ड करेगा विद अ रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद में व्हेन अ पार्टी चैलेंजेस अ डिसीजन इन द हायर कोर्ट, ठीक है, अगर मान लो कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है किसी सिविल कोर्ट के जजमेंट से, तो किसी और कोर्ट के अंदर, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट के अंदर हो, अगर अपील फाइल हो रही है तो जो अपील फाइल करता है उसको हम अपीलेंट कहते हैं और अपोजिट पार्टी जो है वो रिस्पोंडेंट बन जाती है, ठीक है। पहले ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट रहता है, उसके बाद में ये अपीलेंट और रिस्पोंडेंट बन जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस मे बी फाइल्ड एट एनी स्टेज टू सीक अर्जेंट और टेम्पररी रिलीफ। अरेस्टेड पर्सन्स बिकम्स एन अक्यूज्ड ओनली व्हेन इनफ एविडेंस एग्जिस्ट टू स्टार्ट अ ट्रायल अगेंस्ट देम, ठीक है। तो अगर मान लो कोई सिविल केस हुआ और ऐसे एविडेंसेस मिल गए कि ये तो क्राइम है, तो अगर उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया तो वो इंसान अक्यूज्ड बन जाएगा, और जब तक अरेस्ट नहीं होता है तब तक वो रिस्पोंडेंट ही रहेगा या फिर डिफेंडेंट ही रहेगा। सिविल केसेस के अंदर जनरली अरेस्ट नहीं होता, बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जैसे चेक बाउंस हो गया, या फिर उसके अलावा भी काफी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और बाद में पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो क्राइम है ना। तो अगर ऐसे केसेस में कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो उस इंसान को अक्यूज्ड कहा जाएगा, ठीक है। तो प्लेंटिफ पर्सन हु फाइल्स अ केस, डिफेंडेंट पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड। उसके बाद में अगर अपील हो रही है तो जो इंसान अपील करेगा वो अपीलेंट बन जाएगा, अदरवाइज ही इज रिस्पोंडेंट। और अगर कोई गिरफ्तारी या अरेस्ट हो रहा है तो जो इंसान अरेस्ट हुआ उसको हम अक्यूज कहेंगे, ठीक है। दीज आर द की लीगल टर्म्स इन द सिविल केसेस। नाउ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केस। समझ गए? किसी कोर्ट की पावर किसी केस को सुनने की जो होती है उसको हम जुरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पाकिस्तान में कोई केस हो रहा है, कैन इट बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आंसर इज नो। बट इफ दैट केस हैपेंस इन वेस्ट बंगाल, दैट कैन बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द जुरिसडिक्शन ओवर होल कंट्री। पूरे देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, ठीक है। तो इट इज द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बेसिकली कौन से एरिया के केसेस किस कोर्ट के पास जाएंगे। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है दैट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो उसका जो जुरिसडिक्शन है दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। उसके बाद में पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी इज बेसिकली मनी, ठीक है, पैसे से रिलेटेड। तो कौन से कोर्ट के पास कितने करोड़ या कितने लाख तक के केसेस जाएंगे, ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहलाता है। उसके बाद में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मतलब ओरिजिनली केसेस कौन से है जो इसी कोर्ट के पास जा सकते हैं। जैसे दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, मतलब ये केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपीलेट जुरिसडिक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके ऊपर वाले कोर्ट्स के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। उसके बाद में
Jurisdiction may also depend on subject matters such as family law, criminal cases और commercial disputes. ठीक है, jurisdiction को understand करना क्यों important है? Because it helps to ensure that cases are filed in the correct court. आपने केस फाइल कर दिया और बाद में पता चला कि उस कोर्ट का तो jurisdiction ही नहीं था, मतलब पावर ही नहीं थी, तो देखो वो जजमेंट तो एकदम जीरो ही हो जाएगा ना, कोई रिट पिटिशन लग जाएगी सर्शियरी वाली। तो इस वजह से jurisdiction को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now moving forward with the next thing, that is res sub judice। अब सीपीसी के दो डॉक्ट्रीन्स है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस गिवन इन सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी प्रिवेंट्स मल्टीपल कोर्ट्स फ्रॉम हियरिंग द सेम डिस्प्यूट बिटवीन सेम पार्टीज एट द सेम टाइम। जैसे मान लो कि मेरे को कोई सिविल केस फाइल करना है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस फाइल करके आ गया और मेरे जो होम टाउन के अंदर एक कोई छोटा कोर्ट था, ठीक है, मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का कोर्ट था, उसके अंदर भी मैंने केस फाइल कर दिया। तो देखो मैं दो जगह केस फाइल कर रहा हूं और दोनों कोर्ट को पता ही नहीं है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस लगता है। मतलब देखो आपने एक जगह केस फाइल कर दिया, पहले वहां से जजमेंट आने दो, फिर ही आप कोई अपील वगैरह कर सकते हो, उससे पहले आप कोई दूसरी जगह केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज द रेस सब जुडिस वाला डॉक्ट्रिन। उसके बाद में आता है रेस जुडिकाटा। तो देखो केस चल रहा है तब तो रेस सब जुडिस लगता है, रेस जुडिकाटा लगता है अगर मान लो कोई जजमेंट आ गया। तो देखो सपोज दैट आई फाइल अ केस एंड आई लूज द केस, मैं केस हार गया, अब मैंने मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई दूसरे कोर्ट में जाके वो केस फाइल कर दिया। तो देखो जजमेंट आ चुका है, अगर मेरे को अपील करनी है वो एक अलग रास्ता है। ठीक है, अपील इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं जीरो से अगर कोई केस फाइल कर रहा हूं, मान लो कोई बराबर के कोर्ट में ही मैं जीरो से केस फाइल कर रहा हूं, दैट इज नॉट अलाउड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। आपके लिए थोड़ा बहुत पढ़ देता हूं मैं, ये सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? द मैटर विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड वंस अ कोर्ट हैज गिवन अ फाइनल डिसीजन ऑन अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेम पार्टीज द सेम इशू कैन नॉट बी रेज्ड अगेन इन अ न्यू सूट। ठीक है, नया डिस्प्यूट सेम नहीं बनाया जा सकता, उस सेम डिस्प्यूट को नए केस के रूप में फाइल नहीं किया जा सकता। अपील इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो रेस सब जुडिस जो है वो तब लगता है जब केस चल रहा होता है और रेस जुडिकाटा तब लगता है जब कोई केस डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया is administered through structured system consisting of magistrate and sessions कोर्ट्स। ठीक है, तो सेशंस कोर्ट्स जो है वो तो किसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और उसके नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद में देखो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इज मेनली कंटेन्ड इन आईपीसी, जिसको अब बदल के बीएनएस कर दिया गया है। ये सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? द लॉ विच डिफाइंस वेरियस क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। ठीक है, जो क्राइम्स और पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद में सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 lays down the process for investigation, arrest, trial and sentencing। तो देखो पहले तो सीआरपीसी था, अब इसको चेंज करके बीएनएसएस कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023-2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के, अरेस्ट के, ट्रायल कैसे चलेगा कोर्ट के अंदर और सेंटेंसिंग, मतलब जो सजा वगैरह है ना, कौन से जज के पास कितनी सजा देने की पावर है, वो सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो प्रूफ वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, एविडेंस इज बेसिकली सबूत। ठीक है, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंच रही है। ये आपने सुना होगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये एविडेंस लॉ के अंदर तो रिगार्डिंग प्रूफ और एविडेंसेस रूल्स लिखे हुए। सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर ले डाउन करता है, इसको बदल के बीएनएसएस कर दिया गया। और उसके अलावा आईपीसी और बीएनएस इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इट इज सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मतलब क्राइम के डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट। उसके बाद में देखिए टुगेदर दीज लॉज ensure that criminal justice is carried out fairly according to the established legal standards। ठीक है, तो this is about the criminal court and their legal foundation। अब इनमें जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है that is the court of sessions। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की में सबसे बड़ा कोर्ट सेशंस कोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेशंस कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी सेशंस डिवीजन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 9 इसको लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करवाता था। बीएनएसएस आपके कोर्स में नहीं है तो उसको पढ़ना कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय ए सेशंस जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो देखो सेशंस कोर्ट को एक सेशंस जज हेड करता है। एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस में ऑल्सो भी अपॉइंटेड टू हैंडल द वर्कलोड। अगर मान लो वर्कलोड ज्यादा हो गया तो इनके असिस्टेंट या फिर एडिशनल सेशंस जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट्स ट्राई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड हैव द पावर टू अवॉर्ड हाईएस्ट पनिशमेंट्स परमिटेड बाय लॉ इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी। तो सेशंस कोर्ट्स के अंदर जनरली सीरियस क्राइम्स आते हैं, मर्डर वगैरह जो है ना, ये क्राइम्स इनके पास जाते हैं क्योंकि इनके पास सजा देने की पावर ज्यादा होती है। मतलब ये फांसी की सजा तक दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, लेकिन दैट डेथ पेनल्टी इज कंपल्सरीली बी रिव्यूड बाय द हाई कोर्ट। उसके बाद में देखिए however a death sentence passed by the session judge must be confirmed
कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया ना। मूविंग फॉरवर्ड विद द सीजेएम, तो सेशंस जज के नीचे किसकी कोर्ट होती है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। ठीक है, सेशंस जज के जस्ट नीचे कौन सा क्रिमिनल कोर्ट का हायरार्की है? दैट इज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहां पे तो क्या होता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अलॉट किए जाते हैं, या फिर अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, 10 लाख से कम का एरिया, तो वहां पे सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, दे कैन इंपोज एनी पनिशमेंट एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो देखो लॉ में कई चीजें उल्टी भी लिखी हुई होती है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। कुल मिला के ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि भाई इनके पास 7 साल की सजा देने तक की पावर है। ठीक है, 7 साल से ऊपर की ये सजा नहीं दे सकते। सीजेएम दैट इज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ही कैन ओनली गिव पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल से ऊपर की ये सजा नहीं दे सकते। ठीक है, अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सीजेएम एंड रिमेन अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशंस जज। तो बाकी इनके नीचे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास होते हैं, बट उनका जो केयर टेकर है, जो उनका ध्यान रखता है, दैट इज द सेशंस जज। ठीक है, नॉट द सीजेएम। उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। अगर 10 लाख से ऊपर किसी सिटी की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है इंस्टेड ऑफ द सीजेएम। पोस्ट सेम है, बस एरिया अलग अलग है। ठीक है, दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next court, that is court of judicial magistrate। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये सीजेएम कोर्ट के नीचे होता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे वाले कोर्ट्स है। दो तरीके के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो सीनियर होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो एकदम जूनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीआरपीसी, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट सेट्स अप कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ये 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। सेकंड क्लास वाले जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ये लाइटर पनिशमेंट दे सकते हैं। केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने इनको यूनिफाइड कर रखा है। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। मतलब केरला के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोई हायरार्की नहीं है, उनको एक सिंगल एम्बिट के अंदर ही इन्होंने डाल रखा ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। बाकी सब स्टेट के अंदर ये सेम चीज चलती है, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो 3 साल तक की सजा दे सकता है और जो सेकंड क्लास वाले मैजिस्ट्रेट है ये तो 5-6 महीने तक की सजा ही दे सकते हैं। ठीक है, अबव देम स्टैंड द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और उसके ऊपर सेशंस जज होता है। ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकता है। ठीक है, एट असिस्टेंट सेशंस जज में इंपोज प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, और जो असिस्टेंट सेशंस जज होते हैं ये 10 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कौन सा जज कितनी सजा दे सकता है। तो देखिए सेकंड क्लास वाले मैजिस्ट्रेट है 1-1.5 साल की सजा लास्ट है। फर्स्ट क्लास वाले जो मैजिस्ट्रेट है 3 साल तक की सजा। उसके बाद में सीजेएम जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकता है। असिस्टेंट सेशंस जज जो है वो 10 साल तक की सजा दे सकता है। उसके बाद में एडिशनल सेशंस जज जो है वो सजा दे सकते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की, और जो सेशंस जज है ही कैन गिव डेथ पेनल्टी एज वेल, और वो हाई कोर्ट से कंपल्सरीली रिव्यू होगी। ठीक है, इट माइट बी सीमिंग टिपिकल, बट यार एक बार रिवाइंड कर करके वापस सुन लेना जो मैंने अभी पिछले 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड के अंदर बोला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग। और एक और चीज है यार, हर चीज लिख पाना इतना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर इतना लेंदी, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि इनके नोट्स बनाने में मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब स्लाइड्स बनी जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, तो व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग लिसन टू इट वेरी केयरफुली। थोड़े टिपिकल टॉपिक्स आई नो दैट, बट ट्राई टू फोकस एज मच एज यू कैन। ठीक है, उसके बाद देखो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम है, जो सीजेएम है ना, सीजेएम जो है वो ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, बट एक 10 लाख की अगर सिटी है, जैसे मान लो मैं बात करता हूं राजस्थान के अंदर एक कोटा नाम की सिटी है, आई एम फ्रॉम राजस्थान ओनली। ठीक है, कोटा का आपने नाम सुना होगा, आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए फेमस है। तो कोटा की पॉपुलेशन 10 लाख है। ठीक है, या फिर जोधपुर का आपने नाम सुना होगा, वो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके हैं। जोधपुर सिटी के लिए क्या बना दिया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, और जोधपुर के जो रूरल एरियाज है उनके लिए एक सीजेएम बना दिया जाएगा। इतना ही फर्क है इनमें। ठीक है, और अगर मान लो जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, मैं एक सीकर नाम का डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां से बिलोंग करता हूं, तो यहां पे देखो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो यहां पे क्या है कि जो सीजेएम है वो ही पूरा काम देख लेता है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक की सजा देने की पावर होती है। ठीक है, दीज थिंग्स यू कैन स्क्रीनशॉट। ऑलरेडी द लेक्चर हैज बीन वेरी लेंथी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। तो ये देखो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ना, ये जनरली
जुडिशियल ऑफिसर्स ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एसडीएम और डीएम नहीं होते, कलेक्टर और एसडीएम, ठीक है, तहसीलदार, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक एक्स्ट्रा चार्ज भी रखते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिलोंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट बट परफॉर्म सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस एज वेल, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दे वर्क क्लोजली विद द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज सच एज चालान इशू करना, कई बार सुना होगा ना, पुलिस ने चालान काट दिया, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड मैनेजिंग इमरजेंसीज, ठीक है। उसके अलावा एसडीएम्स भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, 6 तरीके के ऑफेंसेस आपके चैप्टर के अंदर दिए हुए। ये मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं, और उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल भी हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। 3-4 स्लाइड बची है, तो आगे चलिए। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो देखो, कई जगह ऐसा होता है कि बेल का राइट माना जाता है कि भाई बेल मिल जानी चाहिए नॉन सीरियस क्राइम्स के अंदर, ठीक है। तो जो नॉन सीरियस क्राइम्स होता है जहां पे बेल एक राइट है, ठीक है, मिल ही जानी चाहिए, जेल में रखने में कोई सेंस नहीं है, ठीक है, बेल दे देनी चाहिए, तो इसको हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे बेल एक राइट नहीं है, ठीक है। अ पर्सन डज नॉट हैव अ राइट टू गेट अ बेल, ठीक है, जमानत मिलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अगर जमानत दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो भाई जेल में पड़े रहो, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस मतलब आपको बेल मिल जाएगी, श्योर है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, यहां पे कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको बेल देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के अंदर जनरली देखो, जो नॉन सीरियस क्राइम्स होते हैं वो आते हैं, जैसे टैक्स इवेजन हो गया, या फिर कोई और ऐसे छोटे क्राइम, मतलब छोटी मोटी कोई 5,000 रुपए की चोरी कर ली, ये बेलेबल ऑफेंसेस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई आपको बेल देनी है नहीं देनी। अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बेल नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, जेल में रहना पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका अरेस्ट होने वाला है, आपने कोई क्राइम किया और आपको पता है कि भाई अरेस्ट होने वाला है, ठीक है, या तो कोर्ट ने कोई समन दे दिया या फिर कोई ऐसे वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, आप कोर्ट के अंदर पहले ही जा सकते हो, अरेस्ट होने से पहले ही जा सकते हो कि सर मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे दो, मतलब यू आर एंटीसिपेटिंग एन अरेस्ट एंड आस्किंग फॉर अ बेल। ये भी नॉन सीरियस क्राइम के अंदर ही मिलती है, सीरियस क्राइम्स के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। दीज में अप्लाई टू द सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यहां पे भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। कोर्ट काफी सारे फैक्टर्स इवेलुएट करती है, जैसे सीरियसनेस ऑफ एलिगेशन, पास्ट कंडक्ट, अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो जनरली ये नहीं मिलती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेडिंग जस्टिस, कोई ऐसा इंसान है जो बाहर रह के, कोई पावरफुल इंसान है, अगर जेल से बाहर रह के अगर एविडेंस वगैरह को हैम्पर कर सकता है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, तो ऐसे इंसान को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। द कोर्ट में इंपोज कंडीशंस एंड सुपरवाइज द अक्यूज्ड टू एंश्योर कोऑपरेशन विद द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कोर्ट काफी सारी कंडीशंस भी दे सकता है व्हाइल और आफ्टर ग्रांटिंग अ एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगले जो ऑफेंसेस है, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है, पुलिस जो है वो बिना वारंट के किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर यहां देख लीजिए, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। और ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर होता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर इन द केस ऑफ नॉन सीरियस ऑफेंसेस, यहां पे अरेस्ट करने के लिए कोर्ट वारंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब अगर कोई कोर्ट वारंट है तो अरेस्ट होगा नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस ऑफिसर अपने हिसाब से अरेस्ट कर सकता है, बाद में कोर्ट में प्रेजेंट कर दे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद में लास्ट चीज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जो जिसमें केस वापस लिया जा सकता है। कई बार ऐसे होता है ना, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया, अब एफआईआर वापस लेनी है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन सीरियस क्राइम्स। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, एक कोई कपल है, ए और बी है, ठीक है, दे आर अ कपल, ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, सी और डी, ठीक है। सी ने डी को जान से मार दिया, सी जो है वो एलिमिनेट कर देता है डी को। अब यहां पे देखो मर्डर के लिए लायबल है, तो केस तो लगेगा मर्डर का, पुलिस अरेस्ट करेगी। अब ये दोनों जो इसके पेरेंट्स है, ए और बी, जो है ये सोचते हैं कि यार चलो एक बेटा तो मर गया, इकलौता बेटा बचा है, अब इसके ऊपर हम केस वापस ले लेते हैं, एफआईआर वापस ले लेते हैं, क्योंकि एक ही बेटा बचा है। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज एन
इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब सीरियस ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस को या ऐसी एफआईआर को वापस नहीं लिया जा सकता। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर चोरी का केस फाइल किया और मेरे को लगता है कि ठीक है सेटलमेंट हो गया तो मैं उस केस को वापस ले लूंगा, दैट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, वी आर डन एंड डस्टेड विद द पार्ट 2। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद में पार्ट 3 थोड़े बहुत पार्ट्स बचे इस चैप्टर के, वो मैं सारे कवर कर लूंगा। थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस।